ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी आज के एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। पहला अध्याय है आज का, नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध इतिहास। आप सभी अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करेंगे, जिससे कि स्वाध्याय का आध्यात्मिक लाभ सबको प्राप्त हो। भारतीय इतिहास एक उस दौर से भी गुजरा है जब हमलावरों लुटेरों के लिए कोई भी अवध्य नहीं था, कुछ भी रक्षणीय नहीं था। दौलत से लेकर ज्ञान तक उन्होंने सबको लूटा खसोटा। ऐसी ही आंधी लूट का शिकार हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध काल का यह विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों पर जैसा मिलता है, क्या वर्तमान में भी वैसा ही दिखता है? दुर्भाग्यवश आज यह खंडहर बन गया है। चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, जिसका सैमुअल बील ने सन 1884 में अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसको पढ़ने के बाद एक नई दृष्टि मिलती है। वीएस नायपॉल ने कहीं कहा है, जानकारी आपकी आकलन क्षमता बढ़ाती है। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के विस्तृत अध्ययन के बाद वहां जाना एक अलग ही अनुभव देता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की रोचक जानकारियां इसमें हैं। यह वृत्तांत इस प्रकार है। मठ धू धू कर जल रहा था और तिब्बती साधु धर्मा स्वामी नालंदा महाविहार के वयोवृद्ध कुलपति को बचाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे थे। वे सन 1197 ईस्वी के गर्मियों के दिन थे। आतताइयों से उन्होंने अपने कुलपति को तो बचा लिया, किंतु विद्यापीठ को जलने से नहीं बचा सके और नालंदा महाविहार जलकर नष्ट हो गया। बचे रह गए ये खंडहर। विचित्र अनुभव है, ठहरे हुए पत्थरों के साथ साथ बहते हुए समय को देख पाना। इसलिए किताबों और तारीखों से निकलकर पत्थरों पर बनी आकृतियों, उन पर बैठे पक्षियों, उन पर पसरी अलसाई धूप के साथ मानो चल पड़ता है, और तब सहसा बोध होता है कि इतिहास का असली जादू यह तो नहीं है। इन अचल पत्थरों के सामने खड़े खड़े हम सहसा अपने से परे चले जाते हैं। एक ऐसे कालखंड में पहुंच जाते हैं जब हम नहीं थे। किताबों में पढ़े एक एक अक्षर सजीव होकर जैसे हमारे साथ हो लेते हैं। उन्हें भी आक्रमणकारियों ने जला डाला। बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ उस आक्रमण में जलकर नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय के धर्मगंज नामक विभाग में 3 विशाल ग्रंथशालाएं थीं, जिनमें असंख्य ग्रंथों का दर्शनीय संग्रह था। ग्रंथों का वर्गीकरण, उनके रखने का तरीका, उनके विषय विभाग का विवरण, उनके उपयोग के नियम आदि तब की सुव्यवस्था के सूचक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ एक बौद्ध विहार के रूप में हुआ था। इसमें अनेक स्थविर और भिक्षुगण निवास करते थे। बौद्ध साहित्य में नालंदा का बड़ा महत्व है। नालंदा ने सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जैसे मनीषियों को पैदा किया। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे और उन्हें धर्म सेनापति की उपाधि से विभूषित किया गया था। नालंदा के खंडहरों से पूरब की ओर बसा था सारिचक गांव। इसी गांव में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसका प्राचीन नाम नालक था। संभवतया सारिपुत्र के कारण ही इसका नाम सारिचक पड़ा हो। भगवान बुद्ध नालंदा अनेक बार आए। उन्होंने नालंदा में 1 वर्ष आवास भी किया था। बौद्ध विहार और संघाराम के रूप में नालंदा की कीर्ति भगवान बुद्ध के जीवन काल से प्रारंभ हो गई थी। 500 व्यापारियों ने इसे 10 कोटि सोने की मोहरों से खरीद कर भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया था।
बुद्ध ने 3 महीने तक यहाँ रहकर धर्मोपदेश दिया। बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही दिनों बाद यहाँ के राजा शक्रादित्य ने उचित स्थल को पहचान कर एक संघाराम का निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब खुदाई के दौरान एक नाग जख्मी हो गया। उस वक्त यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आया। इस घटना को देखकर उसने कहा, यह बहुत उच्च कोटि का स्थल है। अगर आप यहाँ संघाराम बनवाते हैं तो निश्चित ही बहुत प्रसिद्ध होगा। दूर दूर तक इसकी ख्याति फैलेगी। 1000 वर्षों तक यह समृद्ध रहेगा। यहाँ के छात्र सभी विषयों में पारंगत होंगे। किंतु एक बात याद रखें, इस नाग के जख्मी होने के कारण यहाँ के अनेक लोगों को खून की उल्टी की बीमारी होगी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक के प्रयत्नों से नालंदा एक शिक्षा केंद्र के रूप में परिवर्तित होने लगा था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शक्रादित्य, तथागत, गुप्त, बालादित्य और वज्र नामक राजाओं ने नालंदा में एक एक संघाराम बनवाया। इतिहासकारों के अनुसार 450 ईस्वी के आसपास बौद्ध बालादित्य के राज्यकाल में नालंदा विहार एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका था। मगध साम्राज्य में यह विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी का शिक्षा केंद्र बना। मगध साम्राज्य में 4 महाविहार थे: वज्राशय, वज्रासन, बोधगया, नालंदा, उदयपुर और विक्रमशिला। धार्मिक दृष्टि से वज्रासन का महत्व अधिक था, किंतु साहित्य और शिक्षा की दृष्टि से नालंदा सर्वश्रेष्ठ था। कहते हैं कि जब आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान से नालंदा के आचार्यों ने पूछा कि वे विक्रमशिला छोड़कर यहाँ क्यों आए, तब उन्होंने नालंदा की प्राचीनता तथा उसकी अनेक विशेषताएं बतलाकर अपने आने का कारण समझाया था। ये सही भी था। सुदूर चीन, जापान, तिब्बत, श्याम, बर्मा, मलय, मध्य एशिया आदि अनेक देशों से तब ज्ञान पिपासु शिक्षा प्राप्त करने नालंदा आने लगे थे। 18 बौद्ध निकायों के ग्रंथों के अतिरिक्त वैदिक दर्शन, साहित्य, अनेक प्रकार के कला कौशल, ब्राह्मण दर्शन, जैन दर्शन आदि की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यहाँ दाखिले के लिए द्वार परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। परीक्षा में गद्य, व्याकरण और पद्य तर्क शास्त्र, मेटाफिजिक्स आदि विषय होते थे। वेनसांग लिखता है कि यह द्वार परीक्षा बहुत कठिन होती थी। इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 40% से कम नहीं होती थी। इससे प्रतीत होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्तर काफी ऊंचा था। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानने के लिए वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का सहारा लेना पड़ता है। वे लिखते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में धर्माचार्य हैं, जिनकी क्षमता और विद्वत्ता उच्च कोटि की है। वर्तमान में इनकी विशिष्टता महान है और इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर के देशों तक फैली है। इनका आचरण शुद्ध और निष्कलंक है। ये नीति शास्त्र के आदेशों का ईमानदारी से पालन करते हैं। विद्यापीठ के नियम अति कठिन है। उनका पालन करना सारे धर्माचार्यों के लिए अनिवार्य है। भारतवर्ष के लोग इनका सम्मान और अनुकरण करते हैं। ये कैसी विडंबना है कि हमें अपने इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों, पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों का सहारा लेना पड़ता है। यह अक्सर होता रहा है। कभी हम वेनसांग की मदद लेते हैं तो कभी फाहियान की, कभी हमें अल्बरूनी की, कभी बुकानन तो कभी कनिंघम हमारी मदद को आगे आते हैं। वेनसांग और फाहियान की यात्रा वृत्तांतों की मदद से तो कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खोज में भी काफी मदद मिली है। वेडेल ने भी वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का सहारा लेकर ही प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों को खोज निकाला था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुख्य स्तूप पुरातत्व वालों ने इसे टेम्पल साइट 3 नाम दे रखा है। निचले प्रकोष्ठों में बने स्टाको सुर्खी और चूने से बनी कलात्मक प्रतिमाएं के बहुत नजदीक है। उनमें से कई स्टाको अब वहां नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। जो बचे रह गए हैं वे अपने पूरे कलात्मक सौंदर्य के साथ उन दिनों वहां मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने 3 महीने तक जिस स्थान पर रहकर धर्मोपदेश दिया था, उसी स्थान पर उन्हीं की स्मृति में मुख्य स्तूप बनाया गया था। यह स्थान छोटे छोटे अनेक स्तूपों से घिरा है।
थोड़ी दूर दाईं ओर आगे बढ़ने पर टेम्पल साइट 2 है। यह मंदिर पत्थरों से बना है। इसमें ईंटों का कहीं भी प्रयोग नहीं दिखता है। यह करीब 200 से अधिक छोटी मूर्ति शिल्पियों से अलंकृत है एवं इसके विषय हिंदू धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं। मंदिर के दाईं ओर दूर तक मठों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इनके बारे में वेनसांग लिखता है, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ के विहार में 8 विस्तृत कक्ष और 300 प्रकोष्ठ थे। सभागृह 10 भागों में बटा था। शिक्षार्थियों के रहने के लिए भिन्न भिन्न भागों में 300 भवन थे। 3 विशाल ग्रंथालय थे। इन पुस्तकालयों में हीनयान, महायान, वज्रयान आदि बौद्ध तथा अन्य संप्रदायों के अनेक विषयों के ग्रंथ संग्रहित थे। इस विश्वविद्यालय के खर्च को पूरा करने के लिए बौद्ध सम्राटों ने सैकड़ों गांव दान में दिए थे। विश्वविद्यालय की अपनी मोहर थी। नालंदा में सिर्फ पुस्तकों से ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, वह अपनी मूर्ति शिल्प शैली के लिए भी विख्यात था। यहाँ पत्थरों और कांस्य ब्रांज से उत्कृष्ट मूर्तियां बनाने की शिक्षा दी जाती थी। खंडहरों को खुदाई में मिली भट्ठी और उनके प्रकार के सांचे इस बात के प्रमाण हैं। यह भी पता चलता है कि यहाँ पीतल, तांबा और दूसरी अनेक धातुओं के उपयोग की शिक्षा भी दी जाती थी। कनिंघम ने इस इलाके में पाई जाने वाली मूर्तियों को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शिल्प माना है। पाल काल की अनेक उत्कृष्ट मूर्तियां नालंदा से ही मिली हैं। यहाँ सचित्र पांडुलिपियां तैयार करने की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में आर्यदेव, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्र गोमेन, शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिर मति, बुद्धि कीर्ति, कुमार श्री, सुमति सेन आदि अनेक उच्च कोटि के विद्वान थे। इनमें शांत रक्षित का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। शांत रक्षित तिब्बत के शासक ग्रीन दूत सान के आमंत्रण पर तिब्बत गए थे और शासक के मृत्यु पर्यंत वहां रहे थे। नालंदा के ही महापंडित पद्म संभव ने तिब्बत में लामावाद की शुरुआत की थी। ये सब 8वीं सदी की बात है। आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बड़ी निष्ठुरता से नष्ट किया। इसकी साक्षी है वहां की जली हुई ईंटें, जली हुई चौखटें, जले हुए चावल के दाने। ये सब के सब यहाँ खुदाई में मिले हैं। हम सब उन्हें देखना चाहें तो जाकर संग्रहालय में देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट होना बिहार के इतिहास की एक युग प्रवर्तक घटना थी। उसने बिहार के इतिहास को दिशा ही बदल दी। सन 1197 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार सूबे को अपने अधीन कर लिया था। उसने बड़ी निष्ठुरता के साथ उदंतपुर, नालंदा और विक्रमशिला के मठों और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। अमूल्य पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। उसने वहां रह रहे धर्माचार्यों और छात्रों को भी नहीं छोड़ा। उसने उनकी हत्या करवाई तो इस तरह 1000 वर्षों तक हिंदुस्तान का गौरव रहा नालंदा महाविहार नष्ट हो गया। 15वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है, बख्तियार ने अपनी इस जीत के प्रतीक के रूप में उदंतपुर में एक किले का निर्माण भी कराया। उसकी हिंसकता और असहिष्णुता ने बौद्ध धर्म को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। अपने जन्म स्थल पर ही बौद्ध धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। धीरे धीरे लोग नालंदा महाविहार को भूलने लगे और काल के कपोल तले यह स्थल आखिरकार एक टीले में परिणत हो गया। फ्रांसिस बुकानन वह पहला व्यक्ति था जिसने नालंदा महाविहार को काल के गर्त से खोजने की शुरुआत की। उसने इस स्थान का सर्वेक्षण भी किया। सन 1861-62 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को महाविहार के खंडहरों की खोज में सफलता मिली। सन 1870 में ब्राडली ने भी इसके कुछ हिस्सों की खुदाई की, किंतु योजनाबद्ध तरीके से खुदाई का काम सन 1916 ईस्वी में स्पूनर ने किया। इसके बाद अगले 20 वर्ष तक विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खुदाई की जाती रही। पंडित हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिता ने खुदाई के इस काम को पूरा किया। तब नालंदा महाविहार की महत्ता को दुनिया ने स्वीकारा।
यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज इसके पुरातन गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। ये साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास था। ये हमारे इतिहास का गौरव था। इससे परिचित होना बहुत आवश्यक है और ये स्वाध्याय से ही मिल सकता है साथियों, कि जब हम श्रेष्ठ साहित्यों का स्वाध्याय करते हैं तब इतिहास का गौरव उससे हम परिचित होते हैं। छोटे बालक ने माँ से पूछा, माँ, कौआ और कोयल दोनों ही काले हैं, पर लोग कौए को मारते कोयल को प्यार क्यों करते हैं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, सम्मान रूप के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर मिलता है। कोयल मीठी वाणी बोलती है और अपनी हीन भावनाओं की मधुरता के कारण वह सबकी प्रिय बन गई है, जबकि कौआ अप्रिय वचन बोलने के कारण स्वार्थी व धूर्त माना गया है और जन सामान्य के सम्मान से वंचित रह जाता है। रूपवान अपने रूप के कारण दूसरों को क्षणिक रूप से आकर्षित जरूर कर सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक सम्मान के अधिकारी तो गुणवान ही होते हैं। तो साथियों, हम रूपवान बनने पर ध्यान देने की अपेक्षा गुणवान बनने का पुरुषार्थ करें। इसी में जीवन का हित है और सबका कल्याण है। प्रभावशाली जीवन के स्वर्णिम सूत्र। सफलता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन चाहते हुए भी अधिकांश एक सफल जीवन नहीं जी पाते, जिसमें बाहरी उपलब्धियों के साथ जीवन की सार्थकता का बोध भी हो। इसी विषय पर अमेरिकी लेखक स्टीफन कावे की पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल प्रखर मार्गदर्शन करती है। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पेशेवर जीवन में सफलता को सुनिश्चित करने वाली इस पुस्तक में 7 आदतों की चर्चा की गई है, जो हर प्रभावशाली व्यक्ति में पाई जाती है। पुस्तक में पूर्वी एवं पश्चिमी चिंतन के ज्ञान सार को समेटते हुए लेखक ने अपने सफल व्यावसायिक जीवन के अनुभवों को साथ छोड़कर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है पुस्तक में वर्णित 7 स्वर्णिम सूत्रों का सार संक्षेप। ये सूत्र कहाँ दिए गए हैं साथियों? ये सूत्र दिए गए हैं अमेरिकी लेखक स्टीफन कॉवे की पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहले चरण की आदत है बी प्रोएक्टिव, अर्थात अपने कर्मों की जिम्मेदारी और अपने समय व ऊर्जा को उन क्षेत्रों में केंद्रित करें जो आपके प्रभाव क्षेत्र में आती है। भविष्य में जो चुनौतियां आ सकती हैं, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह का उज्जवल भविष्य आप देखना चाहते हैं, इनके अनुरूप वर्तमान रणनीति पर विचार प्रोएक्टिव होने की आदत में शामिल है, जिससे कि हम वर्तमान कर्मों को ऐसा स्वरूप देते हैं कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्व से ही तैयार होते हैं, जिससे भविष्य में इच्छा अनुकूल अपेक्षित परिणाम आ सकते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने व्यक्तित्व व जीवन के हर आयाम से अधिकाधिक परिचित हों तथा उन चीजों के प्रति जागरूक हों जिन्हें हम अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, न कि उन चीजों पर जो हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर है व जिन्हें हम बदल नहीं सकते। दूसरा चरण है साथियों बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपनी रुचि, क्षमता, संभावनाओं तथा यथास्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। ये अपने जीवन लक्ष्य से जुड़ी आदत है। हमारा जीवन लक्ष्य कितना स्पष्ट है, एक मिशन स्टेटमेंट के रूप में क्या यह परिभाषित है, जिसमें आपका जीवन दृष्टिकोण परिलक्षित होता हो, ये मायने रखता है और एक प्रभावशाली जीवन का निर्णायक तत्व रहता है। लक्ष्य स्पष्ट न होने पर जीवन के प्रति रवैया भी ढूलमूल रहता है। व्यक्ति के प्रयास आधे अधूरे व शिथिल रहते हैं तथा जीवन में कहने योग्य सफलता अर्जित नहीं हो पाती, क्योंकि जीवन की शक्तियां इधर उधर बिखरी रहती हैं।
इसी आधार पर आप अपने जीवन की नैया के खेवनहार की भूमिका में आ जाते हैं। अपने जीवन की पटकथा के लेखक की भूमिका में स्वयं को खड़ा पाते हैं। अब आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बनते हैं। प्रोएक्टिव माइंडसेट या मन स्थिति के साथ यह जीवन बोध मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वे आपके अपने जीवन ध्येय के साथ मेल खा रहे हैं, जैसा कि आप बनना चाहते हैं, और आप अपने जीवन के लिए स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं। तो साथियों, पहला है अपने कर्तव्यों का पालन, दूसरा है लक्ष्य का निर्धारण, तीसरे चरण की आदत है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थात ये समय प्रबंधन से जुड़ा पहलू है। यहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करना होता है। इस चरण में अपने विजन को वास्तविकता में रूपांतरित किया जाता है और इसके अनुरूप उचित निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण तथा आवश्यक व गैर आवश्यक कारकों की पहचान आवश्यक हो जाती है। साथ ही तात्कालिक चीजों को कैसे निपटाया जाना चाहिए, इसका त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, अर्थात जीवन के हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग कैसे हो, यह इसके अंतर्गत आता है। और ये लक्ष्य की स्पष्टता के अनुरूप तय होता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट व जीवंत नहीं है तो गैर महत्वपूर्ण एवं अनावश्यक कार्यों में व्यक्ति का उलझना तय हो जाता है। चौथे चरण की आदत है थिंक विन विन। ये सोचने का स्वस्थ व संतुलित तरीका है जो सकारात्मक व सृजनात्मक सोच को परिलक्षित करता है। पिछले 3 चरणों के आधार पर व्यक्ति में वह विश्वास व साहस आ जाता है कि वह थिंक विन विन की मन स्थिति को धारण कर लेता है। इसके आधार पर ही सुनिश्चित होता है कि जब हम साथ में कार्य कर रहे होते हैं तो आपसी आदान प्रदान के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं तथा परस्पर लाभान्वित होते हैं। ये मिलजुल कर टीम वर्क के रूप में कार्य को संभव बनाता है तथा थिंक विन लूज या लूज विन की नकारात्मक स्थिति व इसके दुष्परिणाम से बचाता है। 5वें चरण की बात है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह हमारे वाणी व्यवहार से जुड़ा भावनात्मक पहलू है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके बौद्धिक एवं भावनात्मक स्तर पर जानने के लिए हमें संवेदी श्रवण का सहारा लेते हैं। इसे स्टीफन कावे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग जो सर्वोच्च स्तर का श्रवण कौशल है, जो जिम्मेदारी तथा संवेदनशीलता के भाव को विकसित करता है। इसी आधार पर आवश्यकता पड़ने पर ईमानदार एवं सटीक परामर्श देना संभव होता है। स्टीफन कॉवे के अनुसार इसका अभ्यास व्यक्ति के इमोशनल बैंक अकाउंट को समृद्ध करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अधिक भाव प्रवण बनता है और उसके व्यक्तित्व की विश्वास एवं प्रामाणिकता में इजाफा होता है, जो सामूहिक एवं सामाजिक स्तर पर सफल जीवन का एक निर्णायक आधार है। छठे चरण की आदत साइनर्जायस की, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, सोच, विचार और क्षमता के लोगों के बीच उनकी क्षमताओं का नियोजन किया जाता है, जिससे कि श्रेष्ठतम परिणाम आ सके। इसके माध्यम से वे चीजें उभरती हैं जो अन्यथा अकेले कार्य करने पर संभव नहीं होती। यह एक प्रभावी टीम वर्क को सुनिश्चित करता है। 7वें चरण की आदत शार्पन दी सॉ की, जिसके अंतर्गत आत्मनिरीक्षण, सुधार व नवीनीकरण के लिए समय निकालना पड़ता है, जिससे कि जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुलन सधे और मिलकर एक प्रभाव उत्पन्न करे। यहाँ आर्य को एक उपमा के रूप में उपयुक्त किया गया है। तो साथियों, ये 7 सूत्र थे जिसे हम लोगों ने सुना। जिस तरह आरे के दांतों को धार देने पर उससे वृक्ष या लकड़ी को चीरना सरल हो जाता है, वैसे ही जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियमित रूप से तराशने से उनकी प्रखरता बनी रहती है। वह उनका नियोजन एक सफल एवं प्रभावी जीवन को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत स्टीफन कावे जीवन के 4 पक्षों पर नियमित रूप से कार्य करने की बात करते हैं: शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक। उपयुक्त आहार, व्यायाम, विश्राम, नींद आदि के साथ शारीरिक पक्ष को सबल स्वस्थ रखा जा सकता है। संवेदी श्रवण
संवेदी श्रवण का तात्पर्य साथियों स्वाध्याय ही समझ सकते हैं। अर्थपूर्ण संवाद यानी सत्संग और कर्तव्य प्रधान सेवा के साथ रिश्ते भावपूर्ण रहते हैं। नित्य अध्ययन व ज्ञान वर्धन के साथ बौद्धिक विकास सुनिश्चित होता है तथा नित्य ध्यान, प्रार्थना व स्वाध्याय जैसे उपक्रम आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को जीवंत रखते हैं। प्रकृति के मध्य विचरण इन सभी पक्षों को पुष्ट करता है। सातवीं आदत पिछली 6 आदतों को पुष्ट करती है, जीवन में एक संतुलन बिठाती और व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली बनाती है तथा एक सफल सार्थक जीवन को सुनिश्चित करती है। ये 7 टिप्स थे साथियों। एक छोटी सी कहानी। संत एकनाथ के विषय में प्रसिद्ध था कि उनकी सहनशीलता अपूर्व थी। एक बार उनकी परीक्षा लेने के इरादे से एक व्यक्ति उसे पेड़ पर चढ़ गया, जिसके नीचे से संत एकनाथ प्रतिदिन नदी स्नान को निकलते। उस दिन जैसे ही वे नदी स्नान से लौटकर घर वापस जाने लगे, उस दुष्ट व्यक्ति ने संत पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ कुछ बोले नहीं, वापस जाकर नदी में स्नान किया। दोबारा लौटने लगे तो उस व्यक्ति ने उनको फिर से कुल्ला कर दिया। इस बार संत एकनाथ बिना कुछ बोले वापस नदी को लौटे और स्नान करके वापस आ गए। उस व्यक्ति ने इस बार भी उन पर कुल्ला कर दिया और ये प्रक्रिया 108 बार चली। इतनी बार कुल्ला करने पर वह व्यक्ति जरूर थक गया और संत एकनाथ बिना विचलित हुए नदी स्नान करके वापस लौटने लगे। आखिरकार वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे बोला, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं घोर पातकी हूं, मैंने आपको अन्यथा कष्ट दिया। संत एकनाथ पूर्ण धैर्य के साथ बोले, नहीं पुत्र, मैं तो तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे कारण आज मुझे नदी में 108 बार स्नान करने का अवसर मिला। ऐसा सौभाग्य कहाँ रोज रोज मिलता है। संत के कथन से वह दुष्ट व्यक्ति पानी पानी हो गया। आइए इस कहानी के साथ आज के सत्र को विराम दें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।